नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि कल के राहुल गांधी के भाषण से भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, बिफरी हुई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या जवाब दिया जाए। जो मैं बात कह रहा हूं उसकी दो वजह है। पहली बात तो हरदीप पुरी जिस तरह से आए, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें की, और दूसरा किरण रिजिजू जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। प्रिविलेज मोशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता किसी भी तरह से खारिज हो जाए, सस्पेंड हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरी जान लगा दी है। नरवाने साहब वाला मामला आप जानते हैं। किताब लेकर राहुल गांधी आए थे और उसके बाद पुलिस ने एक केस कर दिया है कि किताब जो छपी ही नहीं है वो लोगों के पास में कैसे है। उसके लिए नोटिस भेजी गई है पेंगुइन को। पेंगुइन बेचारा क्या करता, उसको इंडिया में धंधा करना है, तो उसने लिख दिया कि किताब न छपी है और ना ही किताब का कोई वितरण हुआ है। जबकि पुराने पोस्ट, ट्विटर के पुराने पोस्ट, पेंगुइन के पोस्ट, नरवाने साहब के पोस्ट बहुत साफ बताते हैं कि किताब प्री बुक हो रही थी। कई लोगों का कहना है कि किताब स्टोर्स के अंदर मिल भी रही थी, और जाहिर सी बात है अगर नहीं मिल रही होती तो राहुल गांधी के हाथ में किताब कहां से आई होती। तो वो निशाना तो राहुल गांधी पर है ही कि नरवाने की किताब के बहाने एफआईआर किया जाए, केस चलाया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब ये प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। क्या होता है प्रिविलेज मोशन? आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि संसद के अंदर जब आप कोई बात कहते हैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट, तो आपको कुछ प्रिविलेज होते हैं। जैसे संसद में कही गई किसी भी बात के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो सकता, वरना एक मुस्लिम सांसद को एक भाजपाई सांसद ने पिछली बार जिस तरह की बातें कही थी, आराम से कोर्ट केस हो सकता था। लेकिन यह प्रिविलेज है कि आप संसद के अंदर जो बोलते हैं उसमें मैक्सिमम कार्रवाई यही हो सकती है कि आपके कहे को रिकॉर्ड में ना लिया जाए, उसको काट दिया जाए, रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, यही प्रिविलेज है। तो मेंबर पार्लियामेंट के चलते और एलओपी के होने के चलते, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के चलते, राहुल गांधी के पास भी प्रिविलेज है और मंत्रियों के पास भी प्रिविलेज है। अब कल राहुल गांधी ने सीधे सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाया, घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश को बेच रही है। ट्रेड डील के नाम पर सरकार ने देश को बेच दिया है। यह बात उन्होंने कई कई बार दोहराई। चाहे वो रशिया से तेल खरीदना बंद करने का हो, चाहे बांग्लादेश में, वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी। मैंने उस पर अलग से वीडियो पहले भी किया था राहुल गांधी के भाषण के पहले, कि बांग्लादेश को अमेरिका ने 0% टैरिफ का प्रस्ताव दिया है कि हमसे अगर कॉटन खरीदते हो और कपड़ा बनाकर हमारे यहां बेचते हो, रेडीमेड गारमेंट, तो आपको 0% टैरिफ देना पड़ेगा। जबकि भारतीय जो कपड़ा निर्माता हैं वो अगर अमेरिका में बेचेंगे तो उनको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। यही नहीं, बांग्लादेश हमारे कपास का, हमारे कॉटन का सबसे बड़ा खरीदार है, तो जाहिर है कि वो भारत से खरीदारी कम कर देगा, अमेरिका से कॉटन की खरीदारी बढ़ाएगा, ताकि अमेरिका को 0% में शर्ट बेच सके। तो एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी और दूसरी तरफ हमारा कॉटन का किसान जो है, कपास का किसान जो पहले ही तबाह है, वो और ज्यादा तबाह होगा। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए। इसके अलावा डेटा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो आसानी से लोगों के समझ में आती नहीं है। जब डेटा की बात होती है तो लगता है कि बस वही आधार की बात हो गई, पैन की बात हो गई, आपके डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई, फोन नंबर की बात हो गई, बस यही डेटा रह गए, इसके अलावा कोई और डेटा नहीं है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। हालांकि यह डेटा भी कितना सुरक्षित है, हम टीसीएन के माध्यम से आपको ट्विटर पर दिखा चुके हैं कि कैसे एक आदमी ने एक ऐसी वेबसाइट बनाकर डाल दिया था कि किसी का भी फोन नंबर डाल दीजिए, उसका सारा आधार डेटा मिल जाता था। यानी सुरक्षित तो आधार डेटा भी नहीं है, उसकी बात फिलहाल छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो एआई के लिए इस्तेमाल होता है। आप एआई पे जाते हैं, कुछ भी पूछते हैं, जवाब देता है। कोई भी बात करते हैं, बात करता है। एआई से अब आपको फ्रेंड्स मिल सकते हैं जिनसे आप गप्पे मार सकते हैं। तो ये एआई काम कैसे करता है? ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, हमारा आपका जो बिहेवियर होता है, उससे ही सीखता है।
और ह्यूमन बिहेवियर का डेटा कहां से मिलता है? जो ट्विटर पर आप लोगों को जवाब देते हैं, लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर, मिट कहीं भी, इंस्टाग्राम पे, जितने इस तरह की वेबसाइट हैं, वहां आप जिस तरह का रोज का बिहेवियर करते हैं, उससे आपका बिहेवियरल डेटा क्रिएट होता है। आपको लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिएगा, आप जानते हैं ना, बहुत आसान सी चीज है। आप सोचिए कि एक शर्ट खरीदनी है और जाकर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर 4-6 शर्टें देख के कैंसिल कर दीजिए कि बाद में खरीदेंगे। उसके बाद खोलिए फेसबुक, आप देखेंगे लगातार शर्ट का विज्ञापन आपको दिख रहा है, दुनिया भर की कंपनियों का, और ऐसी कंपनियों का भी जिनका आपने नाम नहीं सुना हुआ है, उनका भी आपके पास विज्ञापन आ रहा है। आप सोचते हैं अरे ये शर्ट मैं सोच रहा था उसी का विज्ञापन क्यों आने लगा? क्योंकि आपका जो डेटा है, जो आपने अमेजन को सर्व किया या फ्लिपकार्ट को सर्व किया, वो फेसबुक को मिल गया और फेसबुक उसके हिसाब से आपको शर्ट दिखा रहा है। शर्ट देखेंगे, शर्ट दिखाएगा, घड़ी देखेंगे, घड़ी दिखाएगा, टाई देखेंगे, टाई दिखाएगा। एक्सपेरिमेंट करके जाके देख लीजिए, या पहले भी आपने देखा होगा। ये तो एक आसान सी चीज मैंने आपको बता दी। अब आपका जो ये ह्यूमन बिहेवियर है, जो आप सोशल मीडिया पर लगातार कर रहे हैं, एआई इसी को पढ़ता है और इसी के हिसाब से एआई खुद को डेवलप करता है। यानी ये आपका बिहेवियरल डेटा है जिससे दुनिया भर में एआई तैयार हो रहा है। चाइना के पास शानदार एआई है, अमेरिका के पास शानदार एआई है, क्योंकि फेसबुक यानी कि मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या फिर ट्विटर, या फिर स्नैपचैट, इन सब का डेटा, इन सब पे जो कुछ आप करते हैं, वो सारा डेटा बिना ₹1 खर्च किए, बिना भारत सरकार को कुछ दिए, अमेरिका के पास है, और जिसके आधार पर वो एआई डेवलप कर रहा है। आपके पास वो डेटा नहीं है, इसलिए आप एआई डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो एआई का है। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है। आधार और पैन कार्ड के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस देश में ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है अरे वो क्या फालतू की बात कर रहे हैं, डेटा तो हमारा सुरक्षित है। राहुल गांधी ने वहां उस नस पर हाथ रखा है, उंगली रखी है, जो ट्रेड डील में कहता है कि डेटा यूज पर 0 टैक्स है, डेटा यूज फ्री होगा, किसी तरह की कोई निगरानी भारत सरकार नहीं करेगी अपने लोगों के, यानी हमारे और आपके डेटा पर। और ये जो आप रोज ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखते हैं, आपको ज्यादातर लोगों को उससे पैसा भी नहीं मिलता है, फ्री लगता है ये तो हम अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। वो सब एआई जनरेट करने वाली कंपनियों के लिए डेटा बन रहा है। और हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जो मल्टी कल्चर्ड है, मल्टीलिंगुअल है, वहां पर इस डेटा के लिए भारत सरकार सुरक्षा भी कर सकती थी, अपना डेटा इस्तेमाल करके एआई डेवलप करवाने का पूरा एक प्रोजेक्ट ले सकती थी, या फिर कम से कम इस डेटा के इस्तेमाल के लिए अमेरिका और यूरोप और चाइना से अच्छा खासा पैसा ले सकती थी। वो सब नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है, और दरअसल हमारा डेटा बाजार में फेंक दिया गया है कि मुफ्त है, जो चाहे जैसे आए यूज करे। ये कितना खतरनाक है, अभी आपके लिए समझना मुश्किल काम है। राहुल गांधी वहां से बात कर रहे थे। जाहिर है ये बात सरकार को बहुत बुरी लगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं बोलते तो ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है और उनके समझ में भी नहीं आता कि बिहेवियरल जो डेटा है, वो डेटा किस तरह से अमेरिका अपने कब्जे में ले रहा है। तो कॉटन की बात की, इसकी बात की, और एप्स्टीन फाइल की बात की। उन्होंने शुरुआत जूडो, कराटे, जुजुत्सु वगैरह से की। लोगों को लगा ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बात कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका ने, ट्रंप ने मोदी जी को चोक कर दिया है। उनका आरोप था कि ऐसे पॉइंट्स हैं उनके पास मोदी के, जिसके वजह से मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में डर दिख रहा है। तो उन्होंने नाम लिया एप्स्टीन फाइल का। जब अंबानी का नाम लिया तो रोक दिया गया कि जो संसद का सदस्य नहीं है उसका नाम लेकर बात नहीं की जा सकती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे यूट्यूबर मित्र हैं अभिसार, उनका नाम लिया गया था संसद के अंदर, और भी कई लोगों का नाम लिया गया था। और राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो रोज नाम लिया जाता है। क्या वो संसद के मेंबर हैं? खैर, अंबानी का नाम ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा मैं अंबानी का नाम नहीं लूंगा, एप्स्टीन का नाम नहीं लूंगा। लेकिन नाम उन्होंने हरदीप पुरी का लिया, क्योंकि हरदीप पुरी मंत्री भी हैं और संसद के अंदर भी हैं। और इतना काफी था बावेला मचाने के लिए हरदीप पुरी साहब
तुरंत आते हैं और आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कहते हैं मैं 3 से 4 बार मिला हूं एप्स्टीन से, लेकिन मैं सरकारी काम से मिला था, काम के सिलसिले में मिला था, बाकी चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2 या 3 बातें बस मुझे करनी है। मैं कोई जज नहीं हूं कि हरदीप पुरी को यह जजमेंट दूं कि आपने सही किया गलत किया, आप किस लिए मिले थे। जितने मेल्स हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि काफी दोस्ताना संबंध थे, जिस तरह के मेल आए और गए हैं। कभी डिनर पे बुलाया गया है, कभी उन्होंने पूछा है कि अपने एग्जॉटिक आइलैंड से आप लौट आइए तो बताइए, मिलना है। किस सिलसिले में था हम नहीं जानते और यह सरकार ही जांच करा सकती है। मैं इस पर कोई अपना जजमेंट नहीं दे रहा हूं। मेरे 3 या 4 सवाल हैं, बहुत सिंपल। पहला सवाल यह है कि 2008 में एप्स्टीन को सजा हुई थी और सजा किसी छोटी मोटी चीज में नहीं हुई थी। नाबालिग बच्चियों के साथ वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में सजा हुई थी। सब जानते थे 2008 के बाद कि आइलैंड में उसके पास एक बंगला है, जिस बंगले में नाबालिग बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ यह सारा कुछ होता है। 2008 में सब जानते थे। इंडिया में हम नहीं जानते थे, इंडिया का मसला नहीं था, लेकिन अमेरिका में और इंटरनेशनल सर्किल में सब जानते थे कि एप्स्टीन कौन है और एप्स्टीन क्या करता है। फिर ये जो 2014 की मुलाकातें हैं, उसके बाद की मुलाकातें हैं, उसमें हरदीप पुरी साहब को उससे मिलने या मेल करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये एक सवाल उठता है। ऐसा एक आदमी जिसके ऊपर नाबालिगों के साथ वेश्यावृत्ति का आरोप था, उससे संबंध रखने का क्या मतलब है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल कि मान लीजिए यह आरोप होता और इसके बावजूद वो अमेरिका का विदेश मंत्री होता, फॉरेन सेक्रेटरी होता, ट्रेजरी सेक्रेटरी होता, या किसी ऐसे पद पर होता कि सरकारी पद पर रहते हुए आपका उससे बात करना जरूरी होता, तब तो बात समझ में आती है। मान लीजिए भारत में कोई मंत्री इस समय है, उसके ऊपर ऐसा आरोप लग जाए, लेकिन मंत्री है, तो जब तक वो मंत्री के पद से नहीं हटाया जाएगा, बाहर से कोई आएगा मंत्री तो उसी से मिलेगा, कोई राजनयिक होगा तो उसी से मिलेगा, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसी से मिलना है। मेरा सवाल है, एप्स्टीन के पास ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल था? सब जानते थे कि वो बेसिकली इस तरह का धंधा करता है और दलाली करता है। ऐसे में एप्स्टीन से मिलने का क्या मतलब था, जब वो ना किसी सरकारी पद पर था और ना कहीं उससे मिलने का कोई प्रोटोकॉल था? वो सिर्फ एक ब्रोकर था अमेरिका में बैठा हुआ, और बदनाम ब्रोकर जो नाबालिग बच्चियों के साथ वेश्यावृत्ति कराता था। तीसरा सवाल मैं बताता हूं एप्स्टीन के बारे में। अब तो इंटरनेशनल मीडिया की खबर बन चुकी है, आरटी ने इस खबर को छापा है और इस खबर में कुछ मजेदार या कुछ बेहद परेशान करने वाली बातें बताई हैं। एप्स्टीन ने 2014 के एक ईमेल में लिखा है, आई वॉन्ट नथिंग टू डू विद इंडिया, हार्ट स्मेल्स लाइक शिट फिल्दी। मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगा। भारत का सीधा अपमान है, जिसमें वो कह रहा है मैं भारत के साथ कुछ नहीं करना चाहता। 2012 में उसका एक्सचेंज है बोरिस निकोलिक से, जो साइंस एडवाइजर था बिल गेट्स का। उसमें एप्स्टीन को निकोलिक ने लिखा है कि भारत जो है वो फिल्दी है और इन द मिडिल ऑफ नोवेयर है, और एप्स्टीन वहां ना जाए क्योंकि ही विल हेट इट, उसको इससे घृणा होगी, नफरत होगी, और एप्स्टीन ने इस बात से सहमति जताई है। नॉर्वे के जिस टेरजे रॉड लैर्सन की बात कर रहे हैं, जो उस पीस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट था जिसके हरदीप पुरी थे, और हरदीप पुरी ये बात कह रहे हैं कि मेरा जो बॉस था उसके एप्स्टीन से संबंध थे, इसलिए मुझे मिलना पड़ा। नॉर्वे के टेरजे रॉड लैर्सन का एक मेल है जिसमें उसने एक कहावत के बारे में बताया है। यह कहावत उसके मन में ही बनी होगी, हमने तो नहीं सुनी, कि अगर एक हिंदुस्तानी और सांप आ रहा हो, 2 रास्ते से आ रहे हो, तो सांप के करीब चले जाओ, हिंदुस्तानी के करीब ना जाओ। ये कहने वाला उनका बॉस था, उसका एप्स्टीन से रिलेशन था, और हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिल रहे थे, लगातार मेल कर रहे थे, मेल पर जवाब आ रहा था, माय फ्रेंड लिख रहे थे, और इतना ही नहीं, उसके कहने पर वीजा दिलवा रहे थे। और इन सब के बावजूद हरदीप पुरी कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में कोई और देश होता, अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर सीधा आरोप है और ट्रंप उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन नॉर्वे हो या बाकी कई सारे देश हो, वहां पर इस्तीफे हो गए हैं। इंग्लैंड में स्ट्रेमर की कुर्सी डोल रही है, उसके बेहद करीबी का नाम आया तो उसको हटा दिया गया। कोई ये नहीं कह रहा है कि हरदीप पुरी साहब जो हैं वो उसके आइलैंड पे गए थे या उन्होंने ऐसा कुछ किया था, नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। जो नहीं है वो कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि उसका कोई सबूत नहीं है।
लेकिन एप्स्टीन से लगातार उनके जो मेल हैं और जिस तरह वो खुद कह रहे हैं 3-4 बार मुलाकात हो रही है, वो अपने आप में सवाल उठाता है। और एक चीज हुआ करती थी नैतिकता, उसके आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हरदीप पुरी इस्तीफा दें या ट्रेड डील पर सरकार यह माने कि उसने गलती की है, उसकी जगह राहुल गांधी की सदस्यता लेने के लिए मैंने आपको बताया कि किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। पहले भी कई बार कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। प्रिविलेज मोशन क्या है यह मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यह कि कल जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो भी खड़े हुए थे किरण रिजिजू और उन्होंने कहा था कि आपने जो कुछ कहा है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आपने सबूत नहीं दिए हैं। राहुल गांधी ने तुरंत पलट के कहा कि मेरे पास सबूत हैं और मैं अभी सबूत देने को तैयार हूं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठे हुए थे जगदंबिका पाल साहब, उन्होंने सबूत नहीं देने दिया। इस बात को नोट करिए कि जगदंबिका पाल के कहने से राहुल गांधी रुके, वरना कल ही जो कुछ उन्होंने कहा था उसका सबूत देने को तैयार थे। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you can. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. Sir, you have asked for authentication now. जगदंबिका पाल ने रोक दिया। शायद उनको लगा कि राहुल गांधी सबूत देने लगेंगे तो बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सबूत की मांग किरण रिजिजू ने की है, मैंने नहीं की है। तो अगर किरण रिजिजू जी को लगता है तो उनको अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय, मेरा रिक्वेस्ट है कि सबूत मांगा जाए, और फिर अध्यक्ष महोदय सबूत मांगे, राहुल गांधी को समय दें, और अगर वो जवाब ना दे पाए तब दोषी माने जाएं। लेकिन एक तरफ जवाब देने नहीं दोगे और दूसरी तरफ कहोगे प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। क्या क्या हो सकता है प्रिविलेज मोशन में? आमतौर पर तो यह होता है कि कड़ी निंदा कर दी जाती है संसद के अंदर। दूसरा जो हो सकता है वो टेम्पररी सस्पेंशन हो सकता है, यानी 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या बचे हुए सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तीसरा जो हो सकता है, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा अंदेशा है, जिसकी कोशिश बहुत दिनों से चल रही है, वो ये कि जैसे पिछली बार उनकी सदस्यता छीनी गई थी और कोर्ट में जाकर वो सदस्यता लेकर आए थे, इस बार फिर उनकी सदस्यता छीन ली जाए। वैसे भी मोदी जी के राज में महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप छीनी गई है, राहुल गांधी की पहले भी छीनी गई है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि प्रिविलेज मोशन के बाद किसी की मेंबरशिप छीनी जाए, लेकिन नियम के तहत छीनी जा सकती है। और इस सरकार को आप जानते हैं कि राहुल गांधी को चुप कराने के लिए किसी भी लेवल पर जाएगी, तो यह भी हो सकता है। चौथा जो लगभग असंभव है, लेकिन कानून उसकी इजाजत देता है कि अगर ज्यादा ही बड़ा मामला बना दिया जाए तो सजा भी हो सकती है। खैर, क्या होता है, प्रिविलेज मोशन आता है कि नहीं आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और प्रिविलेज मोशन अगर आता है तो पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुमत आपके पास है। तो पास होने के बाद सस्पेंड किया जाता है या सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है, ये भी देखा जाएगा। राहुल गांधी इतनी छोटी छोटी चीजों से डरते तो इतना खुल के नहीं बोलते, और कम से कम पूरा विपक्ष तो उनके साथ है ही। ओम बिरला के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया है उनको हटाने के लिए, तो हो सकता है सरकार उसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी को हटाने का ही प्लान बनाए और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए। एक और आखिरी बात मैं कर दूं, कल यह बात चल रही थी कि फला हिस्सा हटा दिया जाएगा, फला हिस्सा। देखिए, डिजिटल का जमाना है। जैसे नरवाने साहब की किताब व्हाट्सएप पे लोगों के पास पहुंच रही है, बताया जा रहा है, वैसे ही राहुल गांधी का पूरा भाषण लोगों ने सुना है। उसका पूरा वीडियो अवेलेबल है, राहुल गांधी की अपने यूट्यूब चैनल पे होगा, और भी कोई भी लगा सकता है। तो अब वो जमाना गया जब हम बच्चे हुआ करते थे तो संसद में क्या हो रहा है अखबार से पढ़ा करते थे। कांग्रेस के टाइम में ही राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी बनी, और
क्या हमारे मेंबर बोल रहे हैं वो सारा देश सुन पाता है। तो अब जब वीडियो का जमाना आ गया और पूरा वीडियो सबके सामने है, तो आप संसद के रिकॉर्ड से कुछ हटा दें ना हटाएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिसर्चर्स पे इसका फर्क पड़ सकता है। आम जनता को जो सुनना है वो पूरी तरह से सुन चुकी है। अब जो आप करेंगे उसका कोई खास मतलब नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म की जाएगी तो याद रखिए इसका पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।